बहू, तेरा स्वागत है तेरे 100 कमरे के ससुराल में। ये तेरा गरीब घर नहीं जहाँ सिर्फ एक कमरा हो, यहाँ 100 कमरे हैं, समझी? मुझ जैसी गरीब की तो किस्मत ही खुल गई 100 कमरे के अमीर ससुराल में आकर। विशाखा अपना 100 कमरे का ससुराल देखकर बहुत खुश होती है, पर उसकी यह खुशी पहली ही रात को खत्म हो जाती है जब वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। अरे वाह, आज मेरा ससुराल में पहला ही दिन है और मैंने चुटकियों में ही अपनी रसोई भी ढूंढ ली। मैं बेकार में ही डर रही थी ये सोचकर कि मुझ जैसी गरीब लड़की अपने 100 कमरे के ससुराल को कैसे संभालेगी। विशाखा पानी पीकर अपने कमरे के लिए जाती है, पर अपने कमरे में न जाकर दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। अरे, मेरा कमरा कहाँ चला गया? अब मैं अपने कमरे में कैसे जाऊं? मैं तो भूल गई मेरा कमरा कहाँ है। इतना बोलकर विशाखा अपना कमरा ढूंढने लगती है। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, पर उसे अपना कमरा नहीं मिलता। जिसके बाद वो लास्ट जिस कमरे में जाती है उसी कमरे में थक हार के सो जाती है। और अगली सुबह कमरे में विशाखा को न देखे पूरा परिवार विशाखा को ढूंढता है। अरे बेटा, तेरी बीवी तेरे कमरे में नहीं है और तुझे पता भी नहीं। बहू की आज पहली रसोई है और बहू गायब है। विशाखा बहू, विशाखा बहू, कहाँ चली गई सुबह सुबह? माँ, वो मुझे बताकर थोड़ी न गई होगी यहीं कहीं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और रेशमा विशाखा को ढूंढ कर आते हैं। इतना बोलकर सपना और रेशमा विशाखा को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि विशाखा आराम से सो रही है। अब रेशमा और सपना विशाखा को उठाती हैं। भाभी, आज आपकी पहली रसोई और आप यहाँ सो रही हैं। माफ करना रेशमा, पर मैं खो गई थी 100 कमरे के ससुराल में और सारे कमरे एक जैसे हैं। कोई बात नहीं विशाखा, मैं समझ सकती हूँ। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब मैं भी झेल चुकी हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो मेरे साथ रसोई में। और हाँ, अपनी पहली रसोई करने से पहले सभी को उनके कमरे में जाकर उनकी चाय दे दो। यहाँ सबको आदत है नाश्ते से पहले चाय पीने की। हे भगवान, मुझे इन सबके कमरे में जाकर चाय देनी पड़ेगी। मुझ जैसी गरीब लड़की कैसे सारे कमरे याद रखेगी? ये नहीं कि 4 कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरों पर ताला लगा दे। विशाखा अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाती है। पर सभी की चाय समय पर उन तक पहुंच पाना विशाखा के लिए एक चैलेंज था और उसे अपनी सास नंद का कमरा ढूंढने में 10 मिनट लग जाते हैं। और जब वो चाय लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंचती है तो आशा उससे कहती है, बहू, एक चाय लाने में इतना समय लगता है? चाय भी ठंडी हो गई। खैर छोड़, अब मैं सीधा ब्रेकफास्ट ही करूंगी। आशा की बातें सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद सभी खाने के लिए खाने की टेबल पर आते हैं और एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, पर जितना अच्छा खाना बनाया है उतने ही अच्छे से 100 कमरे की सफाई भी कर लेना अपनी जेठानी की तरह। माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गरीब घर की लड़कियाँ घर के सारे काम करना जानती हैं। भाभी ये सारे काम भी आराम से कर ही लेंगी, है ना भाभी? हाँ, क्यों नहीं, बस 100 कमरे की ही तो सफाई करनी है, कर लूंगी। विशाखा बोल देती है, पर जब वो 100 कमरे की सफाई करने के लिए जाती है तो 2 कमरों की सफाई करके भूल जाती है कि उसने किस 2 कमरे की सफाई करी थी। और वो एक बार फिर साफ किए हुए कमरे की सफाई करके आराम करने के लिए बैठ जाती है। और तभी वहां आशा जाकर विशाखा पर भड़कने लगती है। बहू, तू यहाँ आराम कर रही है, 2 कमरे की सफाई करके थक गई। मेरे कमरे की सफाई तो तूने अभी तक करी ही नहीं। वैसे तो तू बड़ा कह रही थी कि 100 कमरे की सफाई करना कौन सी मुश्किल बात है। पर माँ जी, 100 कमरे का ससुराल है, मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? कोई बात नहीं विशाखा, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। धीरे धीरे तुम्हें सारे कमरे याद हो जाएंगे। और मम्मी जी, विशाखा सही कह रही है, 100 कमरे का ससुराल है, अकेले इतना काम करना कोई आसान बात नहीं। हाँ तो ठीक है ना बहू, तुम दोनों मिलकर काम करो फिर। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद सपना विशाखा के साथ मिलकर 100 कमरों की सफाई करती है। और सारा काम करके दोनों देवरानी जेठानी थक जाती है। जिसके बाद विशाखा सपना से कहती है, दीदी, आप तो मेरे साथ है, पर जब आप अकेली थी तो कैसे ये सब संभालती थी? आपने कभी इनको बोला नहीं क्या कुछ? क्या बताऊं विशाखा तुम्हें, मैं तो बोल बोल कर थक गई, पर ये लोग सुनते ही कहाँ हैं। इस तरह दोनों बहू सारा काम करके थोड़ी देर आराम करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की बहन उससे मिलने के लिए आ रही होती है। विशाखा बहू, मेरी दोनों बहनें आ रही हैं, तो उनके लिए 2 कमरे अच्छे से साफ कर देना। ठीक है माँ जी।
आशा के कहने पर विशाखा 2 कमरे की अच्छे से सफाई कर देती है और वहां का बिस्तर भी बदल देती है। पर जब आशा की दोनों बहन आती हैं और आशा के कहने पर मेहमानों का सामान कमरे में ले जा रही होती है तो वो सामान किसी दूसरे कमरे में रख देती है और मेहमानों को दूसरे कमरे में ठहरने को कहती है, जिस वजह से घर आए मेहमान परेशान हो जाते हैं और अपना सामान ढूंढते हुए रेशमा से कहते हैं, अरे रेशमा बेटी, 100 कमरों का घर है तुम्हारा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तेरी छोटी भाभी ने मेरा सामान कहाँ रख दिया। अब तू ही बता, कपड़े कैसे बदलूं? मौसी आप चिंता मत करो, मैं आपका बैग ढूंढ कर लाती हूँ, भाभी ने शायद दूसरे कमरे में रख दिया होगा। अब रेशमा अपनी मौसी का सामान ढूंढकर उसे देती है। जब इस बारे में आशा को पता चलता है तो आशा विशाखा पर भड़कने लगती है, जिस पर विशाखा भी अपनी सास को जवाब दे देती है, माँ जी 100 कमरे का ससुराल है, बस 4 कमरों का इस्तेमाल होता है, फिर क्या जरूरत है बाकी सारे कमरे खुले रखने की? बाकी सारे कमरे बंद क्यों नहीं कर देती आप? देख रहा है बेटा, तेरी बीवी की जुबान कैसे चल रही है मेरे सामने। विशाखा तुम माँ से किस तरह से बातें कर रही हो? हमें तो दिक्कत नहीं हुई, तुम अलग ही नाटक कर रही हो। किसी भी कमरे पर ताला नहीं लगेगा, कमरे याद कर लो। साहिल भी विशाखा को सुनाकर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक चोर चोरी करने के लिए उनके घर में आता है और जब वो विशाखा के कमरे में चोरी कर रहा होता है तो विशाखा की आंख खुल जाती है और विशाखा को देख चोर दूसरे कमरे में भाग जाता है। विशाखा आवाज देकर सभी को उठाती है। सभी घर वाले विशाखा के कमरे में आते हैं। क्या हमारे घर में चोर घुस गया है? पर वो चोर गया कहाँ? मैं नहीं जानती वो चोर किस कमरे में गया, बस इतना मालूम है कि वो मेरे कमरे से किसी के कमरे में तो गया है। हे भगवान, हम सब तो तुम्हारे कमरे में हैं, अगर वो चोर मेरे कमरे में चला गया तो मेरे सारे जेवर न चोरी कर ले। अब पूरा परिवार हर एक कमरे में जाकर चोर को ढूंढते हैं, तो वहीं चोर भी घर से बाहर निकलने के लिए कभी एक कमरे में जाता तो कभी दूसरे कमरे में, और जब उसे 100 कमरे वाले ससुराल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वो खिड़की से भाग जाता है और सभी घर वाले उसे खिड़की से जाता हुआ देख लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, भगवान का शुक्र है घर में चोर तो आया पर चोरी नहीं कर पाया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी ना दीदी, अगर चोरी हो जाती तो क्या करते हम लोग? अगर 100 कमरे का ससुराल ना होता तो चोर को पकड़ना आसान होता। इसीलिए कहती हूँ जितने कमरे में हम रह रहे हैं बस उतने ही कमरे को खुला रखो, बाकी को ताला लगा दो, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं है। पर मुझे लगता है 100 कमरे होने की वजह से ही वो चोर चोरी नहीं कर पाया। अगर 2 कमरे होते तो चोरी करके आराम से चला जाता। विशाखा के समझाने पर पूरा परिवार इस बात को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर विशाखा के सामने रख देता है, जिसके बाद विशाखा कुछ नहीं बोलती और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सपना मार्केट जाती है और रेशमा कॉलेज गई होती है। घर का हर सदस्य घर से बाहर होता है सिवाय आशा और विशाखा के, पर विशाखा भी दूसरे कमरे की सफाई कर रही होती है और इसी बीच जब आशा नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही होती है तो बाथरूम गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे मेरी कमर टूट गई, बहू जल्दी आ, हाय मैं तो मर गई। अब माँ जी कौन से कमरे से चिल्ला रही हैं? कैसे जाऊं माँ जी तक जल्दी? क्योंकि विशाखा को पता नहीं था कि उसकी सास कौन से कमरे में है, इसलिए उसे अपनी सास तक पहुंचने में देरी हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी सास के पास पहुंचती है तो वो फोन कर सभी को घर बुलाती है और डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि आशा की कमर की हड्डी टूट गई है, जिस पर विशाखा अपने घर वालों से कहती है, दीदी ये लोग तो मेरी सुनते नहीं, आप ही समझाओ। अब आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि मैं क्यों सारे कमरों पर ताला लगाने की बात कर रही हूँ। अरे जब घर में सिर्फ 4 कमरों की जरूरत है तो 100 कमरे खोलने का क्या फायदा? अगर आज सिर्फ 4 कमरे खुले होते तो मैं माँ जी तक समय पर पहुंच जाती और ये हादसा ना होता। बहू तू सही कह रही है, अगर आज 100 कमरे ना होते तो मेरी ये हालत ऐसी ना होती। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं हर कमरे के ऊपर नंबर लिखवाऊंगी और सिर्फ वही कमरे खुले रहेंगे जिसमें हम रहते हैं, बाकी सभी कमरों पर ताला लगाया जाएगा। आशा की बात सुनकर विशाखा और सपना बहुत खुश होती हैं और आशा की कमर टूटने के बाद बाकी के सभी फिजूल कमरों पर ताला लगवाया जाता है। ये ले बहू, ये पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, चने के साग, ये सारी चीज भी खाने में बना दे। सब्जी का थैला जिया के हाथ में थमा के सरिता वहां से चली जाती है। ठंड में इतनी सारी हरी सब्जियों को देखकर जिया कहती है, जब से ठंड शुरू हुई है मेरे ससुराल वालों को पता नहीं क्या हो गया है। इतनी ठंड में अब मैं आलू गोभी, मटर, गाजर, चने का साग, बंद गोभी, इतनी सारी हरी सब्जियों को इस ठंड में कैसे बनाऊंगी?
आखिर जिया क्यों मन में ऐसी बातें कर रही है? आखिर क्यों ठंड में उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी? और वो इतना सारा खाना किसके लिए बना रही थी? क्या उसके घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे या फिर कुछ और फंक्शन था? आगे की कहानी जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। सदा सुहागन रहे बहू, आजा बहू, घर के अंदर आजा। जिया अपनी शादी से बहुत खुश थी। अगले दिन जिया की पहली रसोई होती है और वो रसोई में खाना बना रही होती है। सबके लिए दाल मखनी, रोटी, सब्जी, पुलाव, पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। तभी सरिता कहती है, पता नहीं कब तक ये दाल रोटी पुलाव खाने को मिलेगा। इस गर्मी में यही सब खाने को मिलता है और ज्यादा खाओ तो पेट में गैस बन जाती है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा गर्म मौसम है, हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए हमें। अरे मैं तो खामखा ही डर रही थी कि मेरा इतना बड़ा ससुराल है, न जाने कितना खाना खाता होगा, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो खाना खाते ही नहीं है। चलो बढ़िया है, अब मुझे कम खाना बनाना पड़ेगा। जिया जैसे जैसे खुश हो रही थी वैसे वैसे गर्मी का मौसम जा रहा था और ठंड आनी शुरू हो गई थी। तभी एक दिन जिया के सारे परिवार वाले बहुत खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। तभी वहां पर जिया आती है। क्या हुआ, आप लोग इतने खुश क्यों हैं? मुझे भी बताइए, मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊं। वो जिया बहू, हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि अब गर्मी का मौसम गया और ठंड आ गई, और इस ठंड में बहुत ही हरी हरी ताजी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, भिंडी, बंद गोभी और पालक, सरसों, तोरी जैसी हरी सब्जियां खाने को मिलेंगी। हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही हैं। अब हम इन हरी सब्जियों को खा पाएंगे और अच्छे से पचा पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में हम जो भी खाते हैं वो बहुत जल्दी पच जाता है। अरे बाप रे, इन्होंने तो एक बार में इतनी सारी हरी सब्जियों का नाम ले लिया। लगता है एक ही दिन में सारी सब्जी खा जाएंगे। क्या हो गया जिया, कहाँ खो गई तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जिया वहां से आके रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी सास थैले में बहुत सारी हरी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, गाजर, बैंगन, बंद गोभी और कई तरह का हरा भरा साग लेकर रसोई में आती है। माँ जी, इतनी ठंड में ये इतनी सारी हरी सब्जियां आप कहाँ से लेकर आ गई? और अभी तो फ्रिज में सब्जियां रखी हुई हैं, वो तो खत्म होने देते पहले। बहू, गली में सब्जी बेचने वाला आया था और उसके पास ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां थी। ठंड का मौसम है, इसलिए मैं गोभी, पालक, गाजर, मटर, बैंगन सारी ताजी हरी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, जिसे ठंड में खाकर बहुत मजा आने वाला है। तो फटाफट इन्हें बना दे। माँ जी, ये इतनी सारी हरी सब्जियां सुबह के नाश्ते में बनेंगी क्या? हाँ बहू। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है और जिया ठंड से कांपते हुए सारी हरी सब्जियों को काट रही होती है। कुछ देर बाद सरिता की लाई हुई सारी हरी सब्जियों को बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर रखती है। पूरा परिवार खाना खाते हुए कहता है, वाह भाभी, ठंड में आपने तो ये आलू गोभी, मटर, गाजर और बंद गोभी की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। बहुत मजा आ गया खाकर। हाँ रितु, तुम सही कहती हो। ठंड में इन हरी सब्जी को खाने का एक अलग ही मजा है। इसलिए तो ठंड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इतनी सारी हरी भरी ताजा सब्जियां खाने को मिलती हैं। ठंड में इंसान शिमला मनाली घूमने जाता है और इसलिए उन्हें ठंड पसंद होती है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तीनों टाइम ठंड में हरी सब्जियों को खाने का शौक है, और ये घास फूस खाकर इतना खुश कैसे हो सकते हैं? हे भगवान। नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और जिया ठंड में इतनी सारी हरी सब्जियों को बनाकर थक जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास रसोई में सब्जी का थैला लिए हुए आती है, जिसमें पालक, मेथी, चौलाई, सरसों का साग, चने का साग होता है। उठ बहू, तू इतनी ठंड में सो रही है। देख बहू, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अपनी सास की आवाज सुनकर जिया डरते हुए उठकर बैठती है और ठंड से अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए कहती है, माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी तेज आवाज क्यों दे रही हैं? मैं आपके सामने ही तो लेटी हुई हूँ। ये देखो, पड़ोसन के खेत से मैं ये हरी हरी साग तोड़ कर लाई हूँ। मेथी, पालक, चौलाई, सरसों, ये हरी भरी सब्जियां देखकर मुंह में बहुत पानी आ गया, इसलिए मैंने इन्हें तोड़ लिया है। जरा तू इन सबको फटाफट दोपहर के खाने के लिए बना दे। पर माँ जी, सुबह के नाश्ते में ही तो हम लोगों ने आलू गोभी, मटर, गाजर, बंद गोभी जैसी हरी सब्जियों को खाया था। इतना प्रोटीन एक दिन में खाना सेहत के लिए सही नहीं है। आप मेरी मानो तो मैं दाल और सिंपल चावल बना देती हूँ। अरे बहू, वो पत्तेदार सब्जी थोड़ी थी, ये हरी सब्जियों पर ये साग है। ज्यादा प्रोटीन क्या होता है बहू? ठंड में इंसान सब पचा लेता है और मुझे कुछ नहीं होने वाला। तू मेरी चिंता मत कर और सब्जियों को अलग अलग तरीके से बनाना, ताकि ठंड में खाने का स्वाद थोड़ा और बढ़ जाए। जिया सब्जियों के थैले को हाथ में लेकर रसोई में आती है और हरी भरी सभी सब्जियों को काटते हुए कहती है, इस ठंड में 10 तरह की हरी सब्जियों को काटकर धोकर बनाने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन मेरे ससुराल वालों को भी पता नहीं क्या हो गया है, जब से ठंड आई है हरी सब्जियों की दुकान लगा दी है रसोई में।
जिया ठंड से परेशान होकर सभी हरी सब्जियों को रसोई में काट ही रही होती है कि दोबारा सास सरिता वहां पर 3 से 4 और हरी सब्जियों को लेकर आती है और कहती है, ये ले बहू, ये पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, चने के साग, ये सारी चीज भी खाने में बना दे। थोड़ा और ले आई हूँ, इनको भी बना दे। जब से ठंड शुरू हुई है मेरे ससुराल वालों को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो हरी सब्जियां उठा कर ले आते हैं। मैं तो थक गई हूँ ये हरी सब्जियां रोज रोज बनाकर। सरिता के कहने पर जिया पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, चने के साग, सरसों के साग जैसी हरी सब्जियों को बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ओह बहू, इस ठंड में 5 तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों का साग खाने का मजा ही कुछ और है। तभी तो ठंड मुझे इतनी पसंद है, ये हरी हरी ताजा ताजा सब्जियां जो खाने को मिलती हैं। सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर शंकर आता है, हाथ में कुछ हरी सब्जियां, मूली, गाजर, मटर, बीन्स को लेकर, और सब्जियों को जिया के हाथ में देते हुए कहता है, जिया ये देखो, मैं बाहर से आ रहा था कि मुझे हरी सब्जियां दिख गईं, और ठंड में ये गाजर, मूली, मटर, बीन्स, इन सब का ना सूप बना दो। ताजी ताजी सब्जियों का सूप पीकर ठंड में मजा ही आ जाएगा। अरे बहू, जब बना ही रही है तो पूरे परिवार के लिए ही बना ले। थोड़ा इस ठंड में हरी सब्जियों का सूप हम भी पी लेंगे। माँ जी, अभी तो मैंने इतनी ठंड में इतनी तरह की हरी सब्जियां और साग बनाया है, और अब इन हरी सब्जियों का सूप भी पीना है आप लोगों को? इन लोगों को न जाने क्या हो गया है, जब से ठंड शुरू हुई है कितना खाने लगे हैं। अरे भाभी, ऐसे क्यों बोल रही हो? खाने में नजर मार रही हो क्या? वैसे भी हम लोग इतना कम खाना खाते हैं। जिया रसोई में आकर गाजर, बीन्स, मटर सबको कट करने लगती है और सूप बनाते हुए कहती है, जब से ठंड आई है मेरे ससुराल वालों की तो खाने की खुराक ही बढ़ गई है। दिन रात बस हरी सब्जियां ही खाते रहते हैं, और इस ठंड में हरी सब्जियां बनाने का ऑर्डर तो ऐसे देते हैं जैसे मैगी हो, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ देर बाद जिया सूप बनाकर अपने पति को दे देती है और वो बड़े शौक से सूप को पी रहा होता है। तभी जिया गुस्से में अपने पति से कहती है, शंकर, अब मैं थक गई हूँ इस ठंड में 3 टाइम हरी सब्जियों को बना बनाकर, और इतना प्रोटीन एक दिन में हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। और इतनी क्वांटिटी में सब्जी बनाना कोई मामूली बात है क्या? अरे तो क्या हो गया जिया, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो तुम ये सब्जियां नहीं बना सकती? और इन सब्जियों का सीजन ठंड में ही होता है। अगर इंसान ठंड में भी इन हरी सब्जियों को नहीं खाएगा तो फिर कब खाएगा? और माँ के साथ साथ मुझे भी हरी सब्जियां ठंड में खाना बहुत पसंद है। जिया के समझाने पर भी उसका पति उसकी बात को नहीं समझ पाता है, और अब जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है ठंड में 3 टाइम हरी सब्जियों को बना बनाकर। तभी एक दिन उसकी सास और उसकी नंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और शंकर और उमेश मिलकर उनको अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, बहुत मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेने की वजह से इनका डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है, आप ये दीजिए, और कोशिश करिए कि खाने में लिमिटेड मात्रा में ही प्रोटीन और फाइबर लें, जरूरत से ज्यादा नहीं। सब लोग सरिता और ऋतु को लेकर घर आ जाते हैं। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। ठंड में हरी सब्जियों का लालच करके मैं जरूरत से ज्यादा ही हरी सब्जियां खाने लगी, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा ही खाना बनाना बहू, हम वही खाया करेंगे।